गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नौवीं कक्षा का धूल लेसन, प्रथम लेसन क्या है? धूल। धूल यानी क्या है? मिट्टी से जो निकलने वाली हवा से क्या कहते हैं? धूल। यहाँ पर कभी धूल और मिट्टी को एक समान मानना है। धूल के रामविलास शर्मा, धूल के कवि कौन है बेटा? रामविलास शर्मा जी। एक गद्य पाठ है धूल लेसन। और रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? 1912 में हुआ और इनका मरण 2000 में हुआ है। यहाँ पर उनका जन्म उन्नाव जिले में। यहाँ पर हम रामविलास शर्मा का कवि परिचय देखेंगे। प्रथम इस धूल पाठ से द्वारा धूल का महत्व और मिट्टी का महत्व को कवि हमको समझाने का चेष्टा करेंगे। यहाँ पर देखिए, रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सन 1912 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गांव में पाई। उच्च शिक्षा के लिए ये लखनऊ आ गए। वहां से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्रथम अध्यापक हो गए। यहाँ पर क्या है? प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर करेंगे? गांव में। और लखनऊ में यहाँ पर उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा पाई है और एमए भी की है। और इन्होंने अंग्रेजी विभाग का प्रधान अध्यापक, यहाँ पर क्या ये हिंदी काव्य लिखते थे, हिंदी गद्य रचना करते थे, लेकिन ये प्रधान अध्यापक किसके थे? अंग्रेजी विभाग में प्रधान अध्यापक हो गए। और यहाँ पर देखिए, प्राध्यापन काल में ही इन्होंने पीएचडी की उपाधि अर्जित की। यहाँ पर इन्होंने पीएचडी भी प्राप्त की। जो जब वो पढ़ाई करवाते थे, जो प्रधान अध्यापक थे, तभी वो पीएचडी करेंगे। लेखन के क्षेत्र में पहले कविताएं लिखकर फिर एक उपन्यास और नाटक लिखने के बाद पूरी तरह से आलोचना कार्य की चुक गए। पहले क्या लिखते थे? कहानियां, इस तरह से उपन्यास लिखते नाटक लिखते थे, कहानीकार बन गए इस तरह से। रामविलास शर्मा प्रगतिशाली आलोचना के हस्ताक्षर माने जाते हैं। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास और महाप्राण निराला के काव्य के नए निष्कर्ष का प्रकार। वहाँ पर क्या है? तुलसीदास और जो पुराण कविता लिखने वाले हैं, महाराणा निराला, वो सब क्या उनकी कविता का महत्व समझा और उनके बारे में अच्छे से लिखा है बोलकर बोल रहे हैं। रामविलास शर्मा की प्रमुख कृतियाँ बोले तो इनकी प्रमुख रचनाएं। रामविलास शर्मा की प्रमुख रचनाएं देखेंगे आप। भारतेंद्र और उनकी युग। भारतेंद्र कवि के बारे में आपको पता ही है, उनके युग के बारे में, उनकी युग में कौन से कवि थे, उनके युग में क्या क्या हुआ है, इसके बारे में दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। प्रेमचंद और उनकी युग। निराला की साहित्य साधना 3 खंड। भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी 3 खंड। भाषा और समाज, भारत के अंग्रेजी राजा और मार्क्सवाद। इतिहास दर्शन, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश। गांधी, अम्बेडकर, लोहिया, भारत इतिहास की समस्याएं। बुद्ध वैराग्य और प्रारंभिक कविताएं। सदियों की सौहें, जब उठे कविता, पाप के पुजारी, नाटक, 4 दिन, उपन्यास और अपनी धरती अपने लोग, आत्मकथा। इस तरह से उन्होंने सभी रचनाएं की है। नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, कविता, इस तरह से अलग अलग प्रकार की कृतियों में, अलग अलग गद्य खंड के गद्य विधाओं में भी इन्होंने रचनाएं की है। कौन? रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी, इनको कौन से पुरस्कार मिले? देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान, सरकार सम्मान और सम्मानित किया गया। इन्होंने पुरस्कार रूप मिली राशि साक्षर प्राप्त हेतु दान कर दी। जो इनको पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए जो धनराशि दिया जाता है ना, धनराशि बोले तो क्या थोड़ा सा मनी देते ना, उसको क्या दूसरों को ही दान कर दिया बोलकर बोल रहे हैं। कई मुहावरे, लोकोक्तियां, देश शब्द और अन्य रचनाओं की उदाहरण से ली गई सूक्तियां तथा पंक्तियों से ओत-प्रोत पर इस पर में लिखने में धूल की महिमा और महत्ता उत्पादित और उपयोगित कर बखान किया है। अपनी किशोर की युवावस्था में पहलवानी के शौकान रहे। यहाँ पर क्या इन्होंने कहीं इनकी रचना में देश जो देश शब्द बोले हमारे भारत देश में जो शब्द उपयोग किए उनके वो शब्द और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये इस बहुत प्रकार के अलग अलग जो रचनाएं, जो अलग अलग वाक्य, जो अलग अलग पद है, उनको यहाँ पर इस पद्य में, इस रचना में, इस गद्य विधा में लिया गया है बोलकर बोल रहे। और ये बचपन में शौकीन थे, पहलवानी का शौकीन थे। पहलवानी बोले तो आपको पता है कुश्ती लड़ना, वो सब उसमें उनको शौक था, वो देखना और उसमें उसको देखकर
आनंद लेते थे। शर्मा अपने इस पाठ के बहाने पाठकों को अखंडों, गांव और शहरों की जीवन जाति की भी सैर करते हैं। यहाँ पर इस पाठ द्वारा आपको ये समझा गांव में किस तरह के वातावरण रहते और शहर में किस तरह का वातावरण रहता और शहर के लोग किस तरह से सोचते हैं और गांव के लोग किस तरह से सोचते हैं बोलकर, और गांव शहरों में धूल के संबंधित और मिट्टी का संबंधित महत्व क्या है बोलकर यहाँ पर कवि हमको समझा रहे हैं इस पाठ द्वारा। इस पाठ को पढ़ने के बाद पाठक धूल को यूं ही धूल ना उड़ा सकेंगे। यहाँ पर क्या इस पाठक को पढ़ने के बाद धूल है बोलकर कभी भी उसको नीच दृष्टि से नहीं देखना और धूल का महत्व क्या है, धूल की महानता क्या है बोलकर कवि इस पाठ द्वारा समझा रहे हैं। अब हम इस पाठ धूल के बारे में पढ़ेंगे। कवि ने इस पाठ में धूल का महत्व किस प्रकार से बोला है। इस पाठ द्वारा हम क्या सीखेंगे, मिट्टी का महत्व सीखेंगे और गांव और शहर के वातावरण और गांव में रहने वाले आदमी और बच्चे सब लोग किस तरह से रहते, किस तरह का व्यवहार रहता है और जीवन के प्रति उनका अनुभव और जीवन में किस तरह के उनके जीवन में किस प्रकार का अनुभव और व्यत्यास रहता है, इस पाठ द्वारा हम सीखेंगे। धूल मैं पढ़ रही सुनो बच्चों। हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक है। यहाँ पर कुछ अनमोल पंक्तियां को लेकर इस पाठ का शुरुआत किया गया। जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, वहां पर बोल रहे जो जिसके कारण धूल भरे, यहाँ पर एक पंक्ति है, इस पंक्ति को एक कवि ने लिखा उस महत्वपूर्ण कविता के माध्यम से धूल को हीरा से तुला गया। जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। धूल जहाँ पर धूल के ऊपर हीरे के ऊपर धूल रहे तो भी धूल का महत्व नहीं देखते, हीरे का भी महत्व देखते, उसके ऊपर धूल रहे तो उसको लोग उसका परवाह नहीं करते बोलकर यहाँ पर उसका भाव देखें। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरीदा हुआ आंखों में चाक चौदा पैदा करते हुए देखना पसंद करेंगे। यहाँ पर क्या हीरे को जो धूल पसंद नहीं रहता उस धूल को देखते भी नहीं, जो हीरा को पसंद रहता उसके ऊपर धूल रहे तो भी उस धूल को साफ सुथरा करके उस हीरे को ही देखना चाहता है। लेकिन वो जो धूल है, जो धूल क्या है इस पाठ में मिट्टी के समान है। मिट्टी से ही हमको सब कुछ मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या मिट्टी को एक सामान्य वस्तु, एक सामान्य चीज जैसा उसको गंदगी के जैसा देखा जाता है। इस तरह से वहाँ पर कवि समझा रहे जो धूल की महत्व नहीं जानता वो हीरे को ही देखने लगता है। जो हीरा कुछ भी नहीं, उस मिट्टी से उस धूल से ही ये सब बनता है, उस मिट्टी से ये सब कुछ मिलता है, लेकिन हीरे का प्रभुत्व ज्यादा दिया गया है बोलकर आंखों में चक चौदा पैदा करता है। यहाँ पर हीरे को देखे तो क्या आंखों को चमकाहट मिलती है और हीरो को देखते ही हमारा मन खुश हो जाता है बोलकर बोल रहे देखना, इसलिए क्या करेंगे हीरे को ही देखना पसंद करेंगे। परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्तियों में किया गया है वह धूल भरी की अच्छा लगता है, जिसका बचपन गांव के गलियारा धूल में बीता। यहाँ पर कभी इस हीरे को किससे तोला है, छोटे बच्चे से तोला गया, तुल रहे हैं। क्या बोले तो एक छोटे बच्चा, जो छोटा बच्चा रहता है गाँव में क्या करते रहते हैं, जो धूल रहता है घर के सामने जो धूल रहता है धूल में खेलते रहते हैं। धूल में खेलने से क्या उस बच्चे के ऊपर धूल पूरा लग जाता है उसके शरीर को, और यहाँ पर क्या उस धूल रूपी बच्चे को देखकर वहाँ पर उसकी मुस्कुराहट और उसकी बचपना उस मासूमियत धूल से लिपटे हुए देखे तो कितना सुंदर दिखता है। उस बालक धूल से लिपटा बालक कितना अच्छा दिखता है और उसको देखकर उठाने का मन करता है। लेकिन ये लोग क्या धूल का महत्व नहीं समझते, हीरे को हीरे जैसा धूल को हीरे से ज्यादा समझते हैं बोलकर, हीरे से कम समझते हैं बोलकर कवि समझा रहे हैं। देखेंगे वहाँ इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकते। यहाँ पर क्या इस धूल के बिना वो बचपन से ही धूल में खेले बड़े पले, और इस धूल के बिना बच्चा सुंदर नहीं दिखता। बच्चा शिशु उतना सुंदर और उतना अच्छा नहीं दिखता। जो बचपन से ही धूल में खेला हुआ सो धूल की महत्व जानता हो वो बच्चा सबसे श्रेष्ठ है। जो हीरे का महत्व है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है बोलकर कवि समझा रहा है। जो शिशु बचपन से धूल में ना खेला हो वो बच्चा क्या हो सकता है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। जो धूल में पले बड़े नहीं बच्चे हो उसका कल्पना में कर ही नहीं सकता। धूल का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है बोलकर कवि हमको समझा रहे। फूल के ऊपर जो रेणु उसके श्रृंगार बनती है, जो फूल के ऊपर धूल सा जमा रहता है ना, जो धूल उसको श्रृंगार बोलते सजावट की तरह दिखता है। जो फूल के ऊपर सजावट की तरह वो धूल दिखाई देता है हमको बोलकर बोल। वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज
प्रतिबद्धता का निखार लेना है। प्रतिबद्धता का बोले तो क्या, मिट्टी से संबंधित धूल जो बच्चे के मुंह के ऊपर, बच्चे के शरीर के ऊपर लगा है, उसको सजावट की तरह दिखता है बच्चे को बोलकर कभी समझाते हैं। जो मिट्टी को बहुत बड़ा महत्व दिया है कवि ने, मिट्टी धूल बोले तो मिट्टी के जैसे इन्होंने बोला। लेकिन बालकृष्ण के मुंह अभिजीत वर्ग के प्रधान सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन बालकृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वही सभी सामग्री क्या धूली नहीं हो सकती। वहां पर बोले बालकृष्ण के मुंह जब मिट्टी खाने की वजह से जब वो मुंह खोलता है तो उसके मुंह में पूरा भूमंडल पूरा दिखाया देता है। उससे क्या है, धूल इतना बड़ा महत्व है धूल का। इस तरह से वो बचपन से ही वो गोधूली जो गोधूली बोले तो क्या बच्चे, जो गो शाम के समय जो गो पूरे गांव में फिरते रहे तो उसका जो चलने से उसका धुआं पूरा हवा में किस तरह से धुआं होता है, धूल होता है, उसे क्या कहें, गोधूल बोलते हैं। वो गोधूल का वर्णन नहीं कर सकते। जो बालकृष्ण के मुख पर जो गोधूल लगा हुआ है उसका मुख सौंदर्य से और सजावट से बन रहा है, उसके चेहरे के ऊपर उसकी तुलना किसी से कर नहीं सकते, उतना सुंदर सा है बोलकर कभी समझा रहे। हमारी सभ्यता इस धूली के संसर्ग के बचपन चाहती है कि वहाँ आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। इसलिए शिशु भोलेनाथ से कहते हैं, धूल में मत खेलो। भोलेनाथ के संसर्ग से उसका नकली स्थल में सितारे धुंधेला बढ़ जाएंगे। हमारी सभ्यता, यहाँ पर हमारी सभ्यता बोले तो यहाँ पर शहरी सभ्यता के बारे में वर्णन करें। शहर में जो क्या बच्चे धूल में खेल रहे, बच्चे मिट्टी में खेल रहे बोले तो अरे ऐसा नहीं खेलना, उससे क्या गंदगी रहता, कीटाणु कर जाते, तुमको अच्छा नहीं रहता बोलकर जो क्या भोलेनाथ जी उस बच्चे को समझा रहे, नहीं धूल में नहीं खेलना बोलकर उसको समझा रहे थे। भोलेनाथ का संसर्ग में, उनके संसर्ग बोले तो क्या, संपर्क में, भोलेनाथ के संसर्ग उसकी नकली सल में सितारे धुंधेले पड़ जाएंगे। जिसने लिखा था, धन्य धन्य वे नर मैले जो करत गात कन्या लगाए, धूरी ऐसे लिखारन की उनकी भी मानो धूल भरे हीरे का महत्व कम करते में कुछ उठा ना रखा था। धन्य धन्य मैले उनके बड़प्पन का विज्ञापित किया, फिर मैले शब्द में अपनी हीन भावना भी व्यंजनित करे। वहाँ पर क्या धूल को देखकर वहाँ पर हीन भावना है, बहुत सारे लोगों में धूल और मिट्टी को लेकर हीन भावना है, और उस मिट्टी से ही हमको सब कुछ मिलता है, उसको हीन भावना से मत देखो, वो हीरे से बढ़कर है हमारे लिए मिट्टी बोलकर कभी समझ। जो बच्चों को धूल में खेलने देना, उनको उस तरह से गाँव का वातावरण और धूल से खेलने से उनको मिट्टी का महत्व और सब कुछ समझ में आएगा कभी समझा रहे हैं। हीन भावना का व्यंजन कर दिया। अंत में ऐसे लड़कान कहकर उनके भेद बुद्धि का परिचय भी दे दिया। वहाँ पर क्या बोल रहे हैं, धूल की महत्व को बच्चे की जो ललकार, बच्चे की जो मासूमियत, जो चेहरे के ऊपर लगी धूल से बच्चे का सौंदर्य किस तरह से बढ़ता है, उसकी चेहरे की मुस्कुराहट से धूल को कवि ने तोड़ा। वहाँ हीरे का प्रेमी है, धूली भरे हीरों का नहीं। वहाँ पर क्या धूल भरे हीरों का प्रेमी नहीं है मानव, वहाँ पर क्या हीरे का प्रेमी है। जो धूल इस हीरे के ऊपर धूल रहे तो भी उस धूल का परवाह नहीं करता, हीरे को ही प्रेम करता है। इसी तरह बच्चे को जो धूल से भरे हुए, माटी से लिपटे हुए बच्चे को उठाने के लिए भी थोड़े लोग सोचते रहते हैं, अरे बच्चा कितना गंदा हो गया, इसको कैसे उठा लेते। लेकिन जो गाँव के लोग हैं, जो गाँव के आदमी माता पिता, गाँव के बच्चे जो धूल में लिपटे हुए बच्चे रहे तभी उस बच्चे की जो सुंदरता को देखकर, उस मिट्टी से भी सजावट को देखकर खुशी से अपने बच्चे को गले लगा लेंगे। लेकिन शहर के लोग ऐसे नहीं करते, जो गंदा धूल को गंदा समझते हैं बोलकर कभी समझा रहे हैं। शिशु भोलेनाथ का संसर्ग तो मैले जो करत गाथ की नौबत आई, आखड़े की मिट्टी में सनी हुई देख तो कहीं उबकाई ही आने लगे। जो बचपन में धूल से खेला है वहाँ जवानी में आंकड़े में मिट्टी के सहने से कैसे वंचित रह सकता है। रहते तो उनकी दुर्भाग्य, और क्यों, यह साधारण धूल नहीं है, वरना तेल और माटे से सिजाई हुई वहाँ मिट्टी है जिससे देवता पर चढ़ाई जाती है। संसार में ऐसी सुख दुर्बल है, पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसी फिसलाती है जैसे आदमी
कुआं खोदकर निकल हो, उसकी मांसपेशियाँ फूल उठती है, अरमान की वहाँ हर होती है, आंकड़े में निर्बाध चलो खाने चित लेकर उनकी विश्व विजयी लगती है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी से ही, वहाँ पर क्या शरीर को क्या है, मिट्टी से बनी हुई है। शरीर जो मिट्टी से ही हमको सब कुछ खाने की वस्तु लेकर सब कुछ हमको मिट्टी से ही प्राप्त होती है। मिट्टी से ही हमारा शरीर बना हुआ है। आखिरकार हमारा शरीर एक दिन मिट्टी में ही मिल जाने वाला है, मिट्टी से ही प्राप्त हुआ है और मिट्टी में ही मिल जाने वाले इस शरीर को धूल को देखकर उतना नीच भावना क्यों है, उतनी दुर्बल उतनी नीच भावना क्यों है बोलकर कभी लोगों को पूछ रहे हैं। बचपन में जो मिट्टी में नहीं खेलने वाले बच्चा, वो बच्चा क्या है, जीवन में जो धूल से नहीं खेलने वाले बच्चे का जिंदगी क्या है, जो धूल में लटपटा हो रही है, उनका जीवन सार्थक है बोलकर कभी समझा रहे हैं। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की आसरत पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यहाँ भी ध्यान देने की बात है कि जितनी सारत्वत जीवन के लिए अनिवार्य रहा है, वहाँ पर क्या शरीर और मिट्टी एक समान है। शरीर क्या मिट्टी से ही बनता है, जो मिट्टी की पदार्थ से ही हम जीवन में खाद्य सब कुछ मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए मिट्टी का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही होकर समझा रहे हैं। इसलिए मिट्टी हमारे जीवन में अनिवार्य है। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तु का उपमान बनाते हैं, वे सब मिट्टी की ही उपजाऊ जो फूल है, जो फूल हमको प्रिय है बोलकर एक फूल हमको प्रिय है, वो फूल गुलाब का फूल अच्छा लगता है, लेकिन ये सब क्या है, अपनी प्रिय वस्तु जो सब है मिट्टी से ही मिलते हैं। तो मिट्टी को नीच भावना से जो धूल के समान कीड़े के कीचड़ के समान क्यों देखा जा रहा है बोलकर कभी हमको पूछ रहे हैं। प्रिय वस्तु अपमान, ये सब मिट्टी से ही उपज है। उपाधि बोले तो पैदा हुई है मिलकर। रूप, रस, गंध, स्पर्श इन्होंने कौन संभव करता है। माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस, वहाँ पर बोल रहे कभी मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन कितना सा थोड़ा सा। धूल कहाँ से आता है बेटा, मिट्टी से ही धूल आता है ना, तो जितना अंतर कमी है वो भी और इससे पूरा गया। देखो शब्द और रस, रस बोले तो क्या, जो पद्य में रस का वर्णन करते हुए जहाँ पर कवि लोग मिलते उसके बारे में। और देह और प्राण, देह जिस तरह से देह रहे तो ही हमारे प्राण रहते बोलकर कवि समझा रहे। और चांद और चांदनी में, मिट्टी की आभा का नाम धूली है और मिट्टी की रंग रूप की पहचान उसकी धूली से ही होती है। वहाँ पर क्या मिट्टी के आभा, जो मिट्टी के कण है वही धूल है बोलकर। मिट्टी अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंग के होते हैं और अलग अलग रूप के होते हैं, लेकिन मिट्टी तो मिट्टी ही होती है बोलकर। ब्रह्म भाषा अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। धूल वहाँ जिससे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया है। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरण में जो धूली सोने की मिट्टी कर देती है, सूर्यास्त के उपरांत लीप पर घड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई की बादल की जहाँ से ऐरावत हाथी के नक्षत्र पर की भांति जहाँ की तहा रितार रहा जाती है। वहाँ पर क्या, जो शाम के समय में जो गो घास चढ़कर वहाँ पर चलने लगते हैं, गाँव की तरफ जा रहे हैं, तो जो धूल गाँव में जिस तरह से धूल उनके पैरों के चलने की वजह से वहाँ पर धूल किस तरह से निकलकर आसमान पे एक सुंदर सा चित्र छा जाता है, उस गोधूली के सामने और कुछ भी सुंदर नहीं दिखाई देता बोलकर उनको समझा रहे। चांदनी रात में मेले जाने वाली घड़ियों के पीछे जो कभी कल्पना की भांति उड़ाती चलती है, जो वहाँ पर क्या, जो शहर का वातावरण में हम जब क्या किस प्रकार के धूल देख सकते हैं, जो वाहन और बहुत प्रकार के व्हीकल्स की वजह से जो धूल निकलता है, उस धूल को देखकर हम सभी लोग नाक करते हैं। लेकिन गोधूली, जो गांव में जो गोधूली का आस्वादन जिस तरह से गांव के लोग किस तरह से करते हैं बोलकर समझा रहे हैं। शिशु में मुँह पर फूल की फफूंदियों पर साकर सौंदर्य बनकर छा जाती है, धूल उसका नाम है। वहाँ पर क्या, जो छोटे बच्चों के जो बचपन में खेलते हुए धूल से खेलते हैं ना, उस धूल के ऊपर लगा धूल वहाँ पर बहुत अच्छा दिखाई देता है बच्चों को। गोधूली पर कितनी कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ी है। जो गोधूली, जो गो के धूली पर बहुत सारे कवियों ने अपनी कलम के माध्यम से बहुत सारे कविताएं, बहुत सारे पद्य
समझा रहे। लेकिन यहाँ गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है। यहाँ पर गोधूली गांव की संपत्ति है। गांव में गो रहेंगे और गांव का वातावरण शहरी वातावरण से बहुत अलग रहता है। गांव में मिलने वाली स्वच्छ हवा, स्वच्छ मिट्टी और वो सब कुछ गांव में ही मिलता है। शहर में वो सब कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर कलुषित वातावरण और कलुषित धूल ही हमको प्राप्त होता है। अच्छा सा वातावरण शहरी वातावरण में नहीं रहता। इसलिए गांव का वातावरण के बारे में बहुत प्रामुख्यता और महत्व बताया और मिट्टी का महत्व इस तरह से बताया। जो शहर के बटे नहीं पड़ी, एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेल में आने का आग्रह किया गया था, लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहा। यह कविता की विडंबना थी और गाँवों में भी धूली की कवियों ने अमल किया है। वहाँ हाथी घोड़े के पंगा संचालन से उत्पन्न होने वाली धूली नहीं, वरना वो गोपाल के पदों की धूली है। पर बोल रहे जो शहर में घूमने वाली जो पूरे व्हीकल्स रहते हैं, जो वाहन रहते हैं, उससे मिलने वाली धूल है, जो गौों के द्वारा जो धूल रहता है, वो धूल भगवान की जो गोधूली से भी समान है होकर भगवान की धूली से समान है। उसको हम पदों की जो गोपाल के पदों की धूली समझते हैं। जो गोपाल बोलते हैं, जो भगवान की पदों की धूली समझते हैं। ये मामूली सी धूली नहीं है जो इस तरह का जो शहरी वातावरण में आने वाला धूल है, वो गाँव से निकलने वाला धूल बहुत महत्व है होकर गाँव की वातावरण के बारे में कवि समझा रहे हैं। नीच को धूरी समान वेद वाक्य नहीं है, सती उसे माथे से योद्ध उसे आंखों से लगाते। वहाँ पर हम धूली समझते हैं, लेकिन जो सैनिक लोग रहते हैं, जो हमारे बॉर्डर्स में खड़े होकर रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी मिट्टी को एक माथा के समान पूछते हैं। अब वो मिट्टी निकाल कर अपने चेहरे के ऊपर लगाना नहीं तो सिर के ऊपर लगाकर उस मिट्टी को महत्व देते हैं, अपने सर के ऊपर रख लेते हैं। उतना महत्व है इस मिट्टी का बोलकर बोले। साथ ही उसे माथे से योद्धा आँखों से लगाते हैं, उसे माथे पे और आँखों पे लगाते हैं और मिट्टी का महत्व इतना है बोलकर कवि समझा रहे। यूलिसी ने प्रवास के लौटने पर इथाक की धूली छूनी थी। वहाँ पर यूलिसी नाम बोलकर एक महान व्यक्ति था। उसने वहाँ पर उनके जो मातृभूमि और उनके प्रदेश को जाते हैं, वहाँ पर वो मिट्टी को लेकर अपने धूली को छूती थी। वहाँ पर उसी मिट्टी को चूमते हैं। आप भी देखे होंगे मूवीज में, इंदिरा मूवी में देखे होंगे, वहाँ पर चिरंजीवी ने किस तरह से वो अपनी मातृभूमि के अपने गांव में गए थे, किस तरह से मिट्टी को चूमते हैं। उसी तरह से ये भी व्यक्ति उस तरह से अपनी मातृभूमि के प्रेम से वहाँ पर उस मिट्टी को चुमा है। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहाँ भी धूल का संपर्क किया। वहाँ पर एक एक व्यक्ति ने किस प्रकार का धूल का महत्व और मिट्टी का महत्व किस तरह से प्रकट किया होकर यहाँ पर। और यूक्रेनी ने भी मुक्त एक लाल सैनिक ने भी उसी श्रद्धा से उस मिट्टी को चुमाया होकर बोले। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह उनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधना है। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल झड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित है। यहाँ पर घृणा और वो सब क्या व्यक्त करें तो वहाँ पर कभी बोलते हैं तुम धूल चढ़ जाओगे, और घृणा और द्वेष प्रकट करना है तो भी धूल से बने वाक्य कर उसके ऊपर घृणा भी प्रकट करते हैं। धूल चढ़ जाओगे तुम्हारे बोलकर इस तरह से कुछ वाक्य रहते हैं, उसके बारे में फिर समझा रहे हैं। और हमारे भारत देश में धूल और मिट्टी को एक श्रद्धा, एक भक्ति और एक महत्वपूर्ण दिया है बोलकर। धूल, धूली, धलु, धूली, धूली, धूरी आदि की व्यंजनाएं ये अलग अलग है। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य, धूली उसकी कविता है। धूली छायावादी दर्शक है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है। छायावादी बोले तो क्या, प्रकृति के बारे में, प्रकृति का वर्णन करने के बारे में और प्रकृति का संदर्भ, प्रकृतिवादी कवि को यहाँ पर प्रकृति का वर्णन करने को ही छायावादी कृतियाँ, छायावादी दर्शन होते हैं, जो प्रकृति का वातावरण के बारे में समझा रहे हैं। दूरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इन सबका रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो। मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है, लेकिन धूल कहते हैं। वहाँ पर मिट्टी अलग अलग प्रकार की रहती है, काली, पीली, इस तरह से लाल, इस तरह से अलग अलग रहने पर भी धूल को क्या कहते हैं, धूल ही कहते हैं और उसको मिट्टी ही कहते हैं। लेकिन दूसरा और कुछ नहीं कहते हैं, मिट्टी को
धूली बोलते हैं बोलकर बोलते। श्वेत के धूल उजले बादलों का स्मरण हो जाते हैं। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण आवश्यक है। वहाँ पर श्वेत बोलने के लिए सफेद रंग, वहाँ पर धूल का महत्व बहुत सारा है। वो बादलों में छा गया तो वो भी धूल श्वेत रंग में, और उसका रंग पूरा बादलों में छा जाता है बोलकर बोल रहे। वहाँ उसका सहज रंग है। हमारी देशभक्ति धूल के माथे से ना लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। वहाँ पर क्या हमारे देशवासी, हमारे देशभक्ति के लोग वहाँ पर मिट्टी को अपने माथे पर ना लगाए तो भी ना लगाए, लेकिन उस पर पैर तो रखो, उसके ऊपर पैर रखकर उस मिट्टी का आस्वादन तो करो बोलकर कवि समझा। किसान के हाथ पैर मुँह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या करती है। वहाँ पर क्या जो भी व्यक्ति किसान व्यक्ति हो जो मिट्टी में काम करे तो वे मिट्टी में अपने पैर रखकर मिट्टी में काम करें तो ही हमको खाने पीने की वस्तुएं, खाने पीने की चीज़ें मिलती है। इसलिए इसका महत्व बहुत बड़ा है। इसलिए धूल को, मिट्टी को कभी भी कीचड़ की तरह, कचरे की तरह, गंदगी की तरह मत देखो कर कभी समझा रहे। हम कांच को प्यार करते हैं। धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है। भीतर की कांति आंखों से ओझल होती है। वहाँ पर क्या धूल भरे हीरे में धूली दिखती है। वहाँ पर हीरे के ऊपर पूरा धूल रहे तो वहाँ पर आपको अंदर रहेगा हीरा दिखाई देता है नहीं। उस तरह से धूल का महत्व, मिट्टी का महत्व हमको हमारे आंखों के ऊपर पट्टी बांध दिया है। हमारी मिट्टी की महत्व को हम पहचान नहीं रहे, कभी समझा रहे हैं। लेकिन ये हरे हीरे हम अमर है और एक दिन अपनी अमरता का प्रकरण भी देगी। अभी तो उन्होंने अटूट होने का ही प्रमाण दिया है। हीरा वही घन छोटा ना टूटे, वे उलटकर चोटी भी रखेंगे और तब कांच और हीरे भी भेद जानना बाकी रहेगा। वहाँ पर बोल रहे हैं कि कांच और हीरे में फर्क देखना है तो कांच को हीरा को ही काटता है, इसलिए उसको क्या हीरे को पहचानना बोले तो एक बड़ा हथौड़ा लेकर हीरे को मारे तो हीरा टूटता है क्या, नहीं। उसी प्रकार कांच को मारे तो कांच टूट जाता है। उसी तरह मिट्टी का महत्व देखना है तो मिट्टी में कदम रखो और मिट्टी की महत्व पहचानो, तभी आपको मिट्टी का, धूल का महत्व पता चलता है बोलकर कभी समझो। तभी हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे। तभी हम क्या हीरे से धुली हुई धूल, जो हीरे से पूरे लिपटी हुई धूल को ही हम तब मिट्टी का महत्व समझ सकने से ही मिट्टी को हमारे चेहरे के ऊपर लगा सकते हैं बोलकर वो। यहाँ पर थोड़ी कठिन शब्द लटकाना, वहाँ पर बच्चे की लटकाना, बच्चे की मुस्कान बोलकर, नौबत हालत, किस तरह की हालत हमको आई है बोलकर, और प्राचीन बाधा, मिट्टी से संबंधित संपर्क, कन्या बोल, इस तरह से हमारे अलग अलग प्रकार के दिए गए। इस गोधूली में यहाँ पर धूल लेसन में मिट्टी का महत्व को कभी बहुत अच्छे प्रकार से हमको समझाया और आप सभी लोग एक बार इस बात को अच्छे से पढ़िए और समझिए।